नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक खबर पर चर्चा करने के लिए। वो खबर कहां से आई, क्या है, रेलवे के पास पेंशन के लिए पैसे हैं या नहीं है, और जब पेंशन के लिए पैसे नहीं है तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाह कहां से आएगी, तनख्वाह जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नहीं आएगी तो फिर नई वैकेंसी कैसे आएंगी। तो एक साथ 3-4 प्रश्न एक ही हेडलाइन से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न तो शुरू यही होता है कि पेंशन नहीं है, पेंशन नहीं है तो सैलरी का क्या होगा, सैलरी नहीं है तो फिर भाई साहब नई नियुक्तियों का क्या होगा। कुल मिलाकर के आज के यूथ को चाहिए नौकरी, नौकरी के लिए फिर भाई साहब ये टाइटल क्या कहता है, कहां से आई ये खबर, क्या है कहानी, विस्तार से समझने के लिए शुरुआत करते हैं। असल मायने में हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड नाम के एक न्यूज़पेपर ने खबर छापी 16 अगस्त के दिन कि रेलवे सीक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री हेल्प इन एड्रेसिंग पेंशन लायबिलिटी। रेलवे ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी है कि पेंशन की लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए, यानी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। इसी वजह से खबर बनी कि रेलवे के पास नहीं है पैसे देने के लिए पैसे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगी मदद। ये खबर इसलिए प्रकाश में आई। तो ऐसा क्या हुआ साहब, पैसे क्यों नहीं है, रेलवे ने पैसे कहां खर्च कर दिए, क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या खबर है उसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। उसके पीछे का जो सबसे पहला आधार निकल के आता है वो कोविड-19 की खबर बताई गई है। 2022 में कोविड-19 का जब इम्पैक्ट चल रहा था तब असल मायने में भाई रेलवे के पास पैसा आता कहां से, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, पैसेंजर्स को लेकर के चलने से जो किराया मिला वो, और फ्रेट यानी माल भाड़ा लेकर चलने से, माल भाड़ा से जो पैसा मिला, मालगाड़ी को लेकर चलने से जो पैसा मिला, इन दोनों से जो आय हुई उसी आय से सैलरीज और पेंशन्स दी जाती हैं। अभी वर्तमान में जो पेंशन का कोटा है, जितना बजट रखा जाता है वित्त रेल मंत्रालय का, उसका लगभग 1/4 यानी 25% केवल पेंशन्स जा रही हैं ओल्ड कर्मचारियों की जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसी स्थिति के अंदर रेलवे का चाहे ट्रेन चले या ना चले, जैसे कोविड के काल में क्या हुआ कि ट्रेन तो चली, कोरोना काल के अंदर यात्री नहीं थे, लेकिन जो जिनकी पेंशन्स जानी थी सरकारी नौकरी के, यही तो लाभ है कि जब आपके पास में जब कुछ भी परिस्थितियां हैं आपकी तनख्वाह या फिर आपकी पेंशन्स मिलती रहेंगी, यही तो कहकर के सरकारी नौकरी जॉब सिक्योरिटी के लिए लोग लेते हैं। ऐसी स्थिति में जिनकी पेंशन चल रही थी तो रेलवे की कमाई नहीं हो पा रही थी। भाई जब आपके ना तो माल भाड़ा चल रहा है ना यात्री चल रहे हैं, कमाई नहीं हो पा रही है लेकिन पेंशन्स जा रही हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे का बजट जो है वो घाटे में चलता चला गया। वो लायबिलिटीज धीरे धीरे कब पूरी होंगी, जब जनता वापस से ट्रैवल करने लगेगी, रेलवे की कमाई आने लगेगी। जब रेलवे की कमाई आने लगेगी तो पुराने खांचे पहले भरे जाएंगे। ऐसी स्थिति में अभी तक इनके पास में स्थिति यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा मांग रहे हैं कि साहब हमें पैसा दे दो। बस फाइनेंस मिनिस्ट्री तो देती है सबको पैसा, ऐसा नहीं है। जब बजट एलोकेशन होता है तो डिपार्टमेंट के हिसाब से बजट एलोकेट होता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को इतना पैसा मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इतना मिल गया, या फिर जो रेलवे है इसको इतना मिल गया। हर डिपार्टमेंट को अपने अपने हिसाब से धन दिया जाता है बजट के समय पर, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा धन मांगने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से मदद मांगनी पड़ती है। अच्छा, अभी ये चर्चा आई क्यों अचानक निकल करके? असल में हुआ क्या है कि अभी दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, जिसमें रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया चुनावों से पहले कि 2024 से पहले यदि आप लोगों ने हमें ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी तो हम लोग आपके खिलाफ वोट देंगे। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी मात्रा में रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके परिवारजन हैं, तो स्वाभाविक है कि वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि हमें हमारी पुरानी पेंशन्स दी जाएं। अब ये पुरानी पेंशन और नई पेंशन क्या है, अब इसके बारे में भी हल्का सा जान लीजिए। असल में हो क्या रहा है ना, पुरानी पेंशन के कहानी को, मतलब जिसको लेकर के रामलीला मैदान में लोग उठे थे। पहले क्या हुआ करता था, 2004 से पहले जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता था तो उसकी जो आखिरी बेस पे हुआ करती थी या आखिरी जो तनख्वाह हुआ करती थी उसकी 50% उसको मिलना शुरू हो जाती थी डे 1 से, यानी जिस समय वो रिटायर्ड हुआ। फिर धीरे धीरे उसके अंदर इंक्रीमेंट्स होते रहते थे, महंगाई भत्ता जैसे जैसे जुड़ता चला जाता था, अन्य कोई भत्ता सरकार ने अनाउंस किया तो उसके साथ साथ उसकी जो पेंशन है वो बढ़ती चली जाती थी। मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए आखिरी महीने तनख्वाह थी तो 50,000 रुपये उसको मिलती थी पेंशन, यानी जिस दिन वो रिटायर्ड होता था। लेकिन सरकार ने ये नोटिस किया कि 50,000 रुपये, देखिए एक तो कोई भी कर्मचारी किसी भी लेवल पर एंट्री किया हो, रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है इंक्रीमेंट्स के साथ साथ, सीनियरिटी के साथ साथ। मान लीजिए कोई कर्मचारी 50,000 रुपये में एंट्री किया है, बेसिक लेवल से शुरुआत किया है 50,000 रुपये में, पहुंचते पहुंचते वो 1.5-2 लाख रुपये तक रिटायरमेंट तक पहुंच जाता है। 2 लाख रुपये के रिटायरमेंट पर जो व्यक्ति पहुंच गया, फिर वो रिटायर हुआ तो 1 लाख रुपये तो उसकी पेंशन ही पेंशन जाएगी शुरुआत में। ऐसी स्थिति में सरकार को यह समझ में आने लगा
कि हमारे पास पेंशन की लायबिलिटी बढ़ रही है। इस वजह से 50,000 रुपये में जिसको नौकरी दी जा सकती थी वो नई नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए पेंशन को रोककर नई नौकरियों की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि नए लोग आएंगे तो काम बढ़ेगा। तो फिर पेंशन का क्या किया गया, उस समय पर एक नई पेंशन स्कीम लाई गई जिसे एनपीएस कहा जाता है, न्यू पेंशन स्कीम कही गई। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर 2004 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सहमति बनाकर, सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ने सहमति बनाकर न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च करी। न्यू पेंशन स्कीम का मतलब यह था कि हर व्यक्ति अपनी नौकरी के काल में ही अपनी तरफ से सरकार जो उसको सैलरी मिल रही है उसमें से कुछ पैसा निकालकर वो सरकार के फंड में जमा करता जाएगा। सरकार भी उसमें अपने लेवल पर कुछ कंट्रीब्यूट करेगी और साथ साथ उस पैसे के फंड को सरकार मार्केट में लगवाएगी, शेयर मार्केट में, जिससे उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो फिर अंत में जब वो रिटायर होगा तो कुछ नियत कीमत पर उस व्यक्ति को पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि उतनी पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन जितना व्यक्ति ने अपने लेवल पर इन्वेस्ट किया है उसकी एवज में सरकार भी कुछ ना कुछ योगदान देकर उसे एक सम्मानजनक पेंशन देती रहेगी। हालांकि ये उतनी पेंशन नहीं होगी जो कि ऑलरेडी सरकार ने गारंटीड कर रखी है कि 50% तो मिलेगी। ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम आ तो गई, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध भी किया और लंबे समय तक विरोध भी चलता रहा। चूंकि आई थी जब दोनों सरकारों के सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर आई थी, लेकिन जब हटी तो फिर लोगों को लगा कि अब किसके सामने इसका विरोध करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका समर्थन करेगा उसका अकाउंट खाली होगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे राजस्थान में भी हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। जिनकी सरकारी नौकरी है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम उनकी सोशल सिक्योरिटी लगती है, उन्हें लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके चलते वो नए व्यक्तियों को और नए लोगों को तनख्वाह या फिर नए रोजगार सृजन नहीं कर पाती। इस वजह से बहुत सारे राज्यों के द्वारा एनपीएस को अपना लिया गया, न्यू पेंशन स्कीम को अपना लिया गया। एनपीएस का लाभ उठाने वाले जो केंद्रीय कर्मचारी हैं 2034 तक रिटायर होंगे, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। अब अगर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी जाती है तो बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। रेलवे में करीब अभी 13 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और 15 लाख पेंशनर्स हैं। आप सोचकर देखिए, जितने कर्मचारी हैं उससे ज़्यादा पेंशनर्स हैं। इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2.4 लाख करोड़ का 40 लाख करोड़ का जो बजट था इसमें फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2023-24 के अंदर, उसका 25% केवल और केवल इस फंड पर खर्च हुआ, पेंशन फंड पर। 2022 में जहां पर 2.40 लाख करोड़ का बजट था, उसमें 60,000 करोड़ केवल पेंशन पर खर्च किया गया। एग्जैक्टली ऐसे ही 2.65 लाख करोड़ का बजट था 2023-24 का, उसमें से 70,516 करोड़ रुपए केवल पेंशन पर खर्च किए गए, जो कि 26% था। यानी कि सरकार के द्वारा हर साल यह फिक्स किया जाता है कि हम इतना पैसा बजट में खर्च करेंगे। यानी कि जब भी फाइनेंशियल बजट आता है तो यह डिसाइड किया जाता है कि भाई इतना पैसा हर डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। रेलवे को मान लीजिए 2.5 लाख करोड़ दे दिया, तो 2.5 लाख करोड़ में से 70,000 करोड़ केवल पेंशन पर उसका चला गया। ऐसी स्थिति में यह जानकारी सीएजी की रिपोर्ट में निकल कर आई कि रेलवे ने अपने राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष में जो जरूरी पैसा डालना था वो नहीं डाल पाया। आपको थोड़े दिनों पहले जो बालासोर दुर्घटना हुई उस समय पर यह मुद्दा बहुत उठा कि 5 साल में रेलवे को अपने प्राप्त बजट में से 1 लाख करोड़ रुपए निकाल करके रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में डालना था, जिसकी वजह से रेलवे वो सारे विकास कार्य कर सके। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेलवे रेल सुरक्षा कोष ये असल में 2017-18 के बजट में लॉन्च किया गया था। 5 साल के लिए टारगेट रखा गया था कि रेलवे अपने बजट से कुछ पैसा निकालकर 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा निकालकर एक फंड बनाएगा जो सुरक्षा के काम में लिया जाएगा। सुरक्षा से मतलब यह हुआ कि बजट के अंदर मेजॉरिटी फंडिंग जो है उसके साथ साथ मतलब ये ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे कि रेलवे की सुरक्षा एस्केलेट हो सके, बढ़ सके, जैसे चाहे पटरी का निर्माण है, सिग्नल फ्री करना है, आरओबी का निर्माण है, कवच सुरक्षा प्रणाली लगानी है, एक प्रकार से उसका डेडिकेटेड फंड निकालना था बजट में से। हालांकि जानकारी ये निकल कर आई कि 17-18 के बाद कोरोना आ गया और अब तक जो 1 लाख करोड़ रुपए निकालना था वो नहीं निकाल पाए। हालांकि सरकार इस बात से इनकार करती है, वो कहती है कि हमने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया है। सरकार कहती है कि हमने बहुत सारा पैसा 1.78 लाख करोड़ रुपए तो सुरक्षा के जुड़े कामों में, जैसे ट्रैक का रिन्यू करना है, ब्रिज करना है, रेलवे क्रॉसिंग, रोल ओवर ब्रिज, इन पर खर्च किया है। तो ये बात गलत है कि हमने ऐसा नहीं किया। खैर, इन सब में से एक जो बात जो मेजर टेक अवे है वो ये है कि रेलवे में इस समय रेलवे की सुरक्षा अपने आप में बहुत चुनौती बनी हुई है। जहां एम्प्लॉइज से ज़्यादा पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन 1/4 भाग रेल के बजट का रखता है,
वहीं नई नियुक्तियां मजबूरी हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर हर 10 किलोमीटर के लिए एक आदमी रेलवे ट्रैक को मेंटेन करने के लिए मिनिमम चाहिए होता है। जहां तक देश में नए ट्रैक बिछाए जाने की बात हो रही है, आधुनिकीकरण के नाम पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो ट्रैक का हो रहा है, उतनी ही ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत है। मैन पावर के लिए जो फंड है वो रेलवे के बजट में होना जरूरी है। नई नियुक्तियां उसी आधार पर होंगी कि कितना अच्छे से बजट इनके पास अवेलेबल हो। क्या समाधान हो सकता है? रेलवे का बजट सरकार के द्वारा बढ़ाया जाए, यही सीधा सा जो चीज है वो दिखाई देता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर ये खबर छपी थी, हालांकि इसके ऊपर रेलवे के द्वारा भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी सफाई दी गई और इन सबके द्वारा सफाई आ गई है कि साहब ऐसा नहीं है, हमारे पास बजट भी है और हम पैसा मांग रहे हैं। बजट के अनुसार कितना पैसा है, कितनी बातें हैं, वो सबके सामने आ गई। बजट क्या था वो चीजें मैंने दे दी हैं, जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अंकित अवस्थी सर के नाम से जो है वहां शेयर भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब इसके बाद में रेलवे की भर्ती की अगर हम बात करें, फिलहाल रोजगार को लेकर क्या चल रहा है। रेलवे में इस महीने तक 2.74 लाख पद रिक्त हैं। इनमें से 1.7 लाख से अधिक सुरक्षा श्रेणी में है, यानी कि सिक्योरिटी के लिए हैं। यह जवाब कहां से पता चला? आरटीआई के माध्यम से पता चला। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जवाब मांगा तो पता चला कि रेलवे में ग्रुप सी के अंदर 2,74,000 पद रिक्त हैं। इनमें से सुरक्षा श्रेणी के अंदर 1,77,000 पदों की रिक्तियां हैं। आरटीआई में जो जानकारी निकल कर आई, उसमें से प्राप्त जानकारी निकल कर आई कि आरटीआई जवाब में निकल कर आया कि 1 जून तक की सुरक्षा श्रेणी में जो मौजूदा स्थितियां हैं उनका नंबर कुछ इस प्रकार से है। इसका मतलब रेलवे के पास में वैकेंसीज तो हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जून 28 की खबर है, 2.74 लाख पोस्ट वैकेंट हैं। इनमें से 1.7 लाख लोगों को सेफ्टी के अंदर उतारना पड़ेगा। आरटीआई की प्राप्त जानकारी से यह है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में ऐसा कोई रास्ता निकालना जरूरी होगा जो कि सीधा तौर पर देखकर लगता है कि बजट बढ़ाना पड़ेगा। ना तो पेंशनर्स की मांगों को कम किया जा सकता, ये तो है नहीं कि जो वृद्ध हो गया उसकी पेंशन रोक दो। नए रोजगार के अवसर सृजन करने होंगे और नए रोजगार के अवसर सृजन के लिए सरकार को बजट बढ़ाना पड़ेगा, जो सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। जिनमें से लोको पायलट, ट्रैक पॉइंट मैन, इलेक्ट्रिक वर्कर्स, इस प्रकार के पदों के लिए अभी इतने सारे पद वैकेंट हैं। बाय द वे, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली अगर रेलवे के पास फंड नहीं है और रोजगार की आवश्यकता, क्योंकि अगर आपको बालासोर जैसी स्थितियां नहीं चाहिए, देश के अंदर इस तरह के ट्रेन हादसे नहीं चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि रेलवे का ट्रैक सुरक्षित रहे। रेलवे का ट्रैक सुरक्षित रहे तो कर्मचारियों की आवश्यकता है। कर्मचारियों के लिए पद निकलें, पद निकल तो जाएंगे, लेकिन देने के लिए तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब है फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी मदद करे। रेलवे विभाग के पास पैसा नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मदद करे। इसका मतलब सीधा सा क्या निकल के आया? रेल बजट बढ़ाया जाए, तभी जाकर के नए रोजगार के अवसर निकलेंगे। तो आप में से जो लोग रेलवे से नौकरी मांगते हैं ना, उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि रेलवे से नौकरी मांगने से ज़्यादा बजट जब अनाउंस होना, उस समय देखो कि कितना बजट है। अब आप सवाल बनता है कि क्या रेलवे का बजट कम है क्या? नहीं, सरकार गिनाती है 13-14 के मुकाबले तो हमारा बजट बहुत बढ़ गया। लेकिन भाई साहब, इस बीच में वेतन आयोग का भी वो आई है, नए विकास विस्तार भी हुए हैं, कोरोना भी आया है। ऐसी स्थिति में बजट का और ज़्यादा बढ़ना अपेक्षित है। बाकी खैर, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जो अपनी राय है वो आप ट्विटर पर भी रखें। आजकल हम लोग आपके हर विषय से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न या कोई मतलब इंटरफेरेंस जो है आपका, वो ट्विटर पर भी डाल रहे हैं। ट्विटर पर मेरा हैंडल है KA अंकित के नाम से, अंकित कुमार अवस्थी ब्लू टिक के साथ अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उससे क्या फायदा होगा कि आपकी बातें सरकार तक पहुंचती हैं, क्योंकि सरकार ट्विटर को देखती है ना, हम ये मानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। अपनी पाठशाला लेकर आया है आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट फाउंडेशन के उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एथिक्स, योगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR तमाम 19 किताबें आपके लिए हैंड रिटन तैयार की गई हैं। दोनों माध्यम में तैयार की गई हैं। करना क्या होगा? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर यह उपलब्ध है। वहां पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में आप जाइए, जाकर अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मात्र 4500 रुपए में आपके पास 7200 पेजेस घर पर डिलीवर करवाए जा रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, RS के अतिरिक्त भी यदि आप किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पर यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएं, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 1999 में इन चारों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ विद्यार्थियों ने पहले से ही ज्योग्राफी के नोट्स ऑर्डर किए हुए हैं। यदि आप उसके अलावा भी अपने नोट्स चाहते हैं, 3 किताबों का सेट चाहते हैं, तो भी आपके पास तीनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी हटा के पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री आप अपने घर पर मात्र 1500 रुपए में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नियत समय में घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इनसे अलग यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन नोट्स हमारे साथ ऑफिस से पिक करना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस भी हमने आपके सामने फ्लैश कर दिया है। यहां पर भी आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में अपने नोट्स पिक कर सकते हैं। थैंक यू।